हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं बालेंदु प्रताप सिंह एक बार और आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो लेके, जो कक्षा 9 विज्ञान की है और इसमें हम लोग गति या फिर आप इंग्लिश में मोशन कह सकते हो वो पढ़ने वाले हैं। देखो, गति जितना आसान लगता है, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ भी लेता है कि गति या विराम से क्या समझते हो, तो तुम कहते हो कि विराम मतलब कि बहुत सारी चीज़ें घर में तुम्हारे जैसे टेबल रखा है, चेयर रखी है या बुक्स रखी हैं जो कि कहीं आ नहीं रही हैं, जा नहीं रही हैं, तो तुम कहोगे ये विराम में है। और वहीं कोई व्यक्ति, जैसे यहाँ पे देखो फोटो में साइकिल से एक आदमी साइकिल से जाता हुआ दिख रहा है, बाइक है, कार है, एरोप्लेन है ना, तो ये सभी आप कहोगे कि ये गति में है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये इतना सिंपल होता नहीं है जितना लगता है। जैसे कि जब तुम साइकिल ही चला रहे हो, ये देखो रोड पे ये साइकिल चला रहा है, तुमने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि जब तुम अपनी आंखों से यहाँ पहिए के पास नीचे देखते हो तो ये रोड तुम्हें पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। इवन ये जो जैसे यहाँ पे लाइट्स लगी हैं, पेड़ पौधे भी अगर होते तो वो भी पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देते। तो आखिर वो तो गति नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें पीछे की तरफ गति करते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? कन्फ्यूज़न। साथ में हमारी पृथ्वी भी आप सभी को पता है कि एक सन होता है और सन के चारों ओर हमारी जो पृथ्वी है वो लगातार चक्कर लगाती है। तो अगर धरती चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों ओर और हम भी अर्थ के ऊपर ही यहाँ पर इसके सरफेस पे हम लोग यहाँ निवास करते हैं, रहते हैं, तो दैनिक जीवन में हमें क्यों नहीं महसूस होता है कि हमारी धरती गति कर रही है, जबकि वो गति कर रही है? तो आखिर कुछ तो गति की डेफिनेशन में, परिभाषा में, विज्ञान में कुछ तो होगा जो समझने की ज़रूरत है। यहाँ हमें ज़रूर लग रहा है कि जैसे कुछ लोग जो ट्रेन में ट्रैवल किए होंगे उनको ये पता लगा होगा, कई बार ऐसा लगा होगा कि जैसे यहाँ पे ट्रेन में कोई बंदा बैठा हुआ है, अगर सपोज करो ये एक ट्रेन है, तो वो कई बार सोचता है यार मेरी ट्रेन जा नहीं रही है, जा नहीं रही, अचानक क्या लगता है उसको, अरे मेरी ट्रेन चली गई। फिर बाद में पता लगता है कि नहीं, ये वाली ट्रेन चल के आगे चली गई है और यहाँ जब जगह खाली होती है इसको दिखता है कि अरे यहाँ पर तो प्लेटफॉर्म है, तो इसको लगता है कि अरे नहीं बगल वाली, इसको पहले लगता है कि मेरी चल रही है, लेकिन एक्चुअली में दूसरी वाली जा रही होती है। अगर आप ट्रेन में बैठे होंगे तो डेफिनेटली आपके साथ कभी न कभी ऐसा हुआ होगा। तो ये गति का जो फील होना अलग तरीके से और जो हम नॉर्मली देख रहे हैं गति, वो सच्चाई और फील होने में दिक्कत क्यों आ रही है, ये ऐसा कारनामा हो कैसे रहा है? तो ये गति, जैसा कि ये चैप्टर खुद जो चैप्टर है ये अभी 7 नंबर में दिखाया गया है, पिछले साल ये 8 नंबर में था, NCERT की बात कर रहा हूँ उसके हिसाब से। तो ये इसको हमें अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे मैंने पूछा आपसे कि बताओ कि 3 एक छोटा नंबर है कि बड़ा नंबर है, तो आप कहोगे कि ये अकेले 3 को आपने रख दिया, तो हम कैसे बता सकते हैं कि 3 एक छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है? मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, एक काम करो, तुम बताओ 5 के कंपैरिजन में 3 छोटा है कि बड़ा है? तो तुम कहोगे कि 5 के कंपैरिजन में जो 3 है वो एक छोटा नंबर है। लेकिन वही मैंने कहा कि अच्छा बताओ 1 के कंपैरिजन में ये 3 छोटा है कि बड़ा है? तो तुम कहोगे 1 से तो तुलना करने पे सर ये एक बड़ा नंबर है, 1 से बड़ा नंबर है। देखो, 3 अपने आप में अपनी एक वैल्यू रखता है, लेकिन अकेले का नहीं बता सकते थे ना। कंपेयर किया जब 5 से तो छोटा हो गया, 1 से किया तो बड़ा हो गया। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, वो ये तुलनात्मक होता है। छोटा बड़ा जब भी आप कभी चेक करते हो ना कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सब कैसा अध्ययन होता है? ये सब तुलनात्मक अध्ययन होता है। ठीक है, ये सब तुलनात्मक अध्ययन होता है। जब भी आप किसी से कंपेयर करते हो, तुलना करते हो, तो आपको पता चलता है कि वो छोटा है या बड़ा है। यही सेम सीन कभी ऊपर या नीचे में, देखो ऊपर या नीचे में, जैसे सपोज करो एक बिल्डिंग है ना, उसमें 3 फ्लोर हैं। तो इस फ्लोर में मान लो राम रहता है, दूसरे वाले फ्लोर में श्याम रहता है और सबसे नीचे वाले में मान लो घनश्याम रहता है। ठीक है, अब अगर श्याम के बारे में घनश्याम से पूछोगे तो कहोगे मेरे से ऊपर रहता है, राम से पूछोगे तो कहोगे नहीं श्याम तो मेरे नीचे वाले फ्लोर में रहता है। तो ऊपर नीचे तुलनात्मक है, घनश्याम ने खुद से तुलना की, राम ने खुद से तुलना की, बिना तुलना के आप नहीं बता सकते। तो बेटा जो गति है, ये गति भी ये एक तुलनात्मक अध्ययन है। हमेशा किसी न किसी के सापेक्ष गति बताई जाती है। किसी व्यक्ति की अकेले, किसी वस्तु की अकेले गति का बता पाना संभव नहीं है। जब उसका
किसी से कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है, तब आप गति बता सकते हो। देखो एक ही वस्तु, एक सेम वस्तु, कोई भी एक वस्तु अगर यहाँ पे रखी हुई है, यही वस्तु किसी एक व्यक्ति के लिए गति में हो सकती है और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए विराम में हो सकती है। डिपेंड करता है कि कौन किस स्थिति में है। तुलनात्मक अध्ययन है। तो कहोगे कि गुरुजी कैसे, तुलनात्मक अध्ययन कैसे हुआ? तो सिंपल सी एक बात याद रखो, सिंपल सी एक बात आपको क्या याद रखना है, एक बार इसको इरेज करता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि कैसे मैनेज करना है गति को। ठीक है, ये एक खेल है, इस खेल को तुम समझ गए तो फिर समझ लो कि तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, अब देखो घबराना नहीं, बहुत इजी है पर आपको समझना तो पड़ेगा। मैंने कहा कि ये एक तुलनात्मक अध्ययन है, किसी न किसी के सापेक्ष देखा जाता है। तो देखो अगर कोई एक वस्तु, यहाँ पर कोई एक वस्तु है, अगर यह वस्तु आसपास की इसके जितनी भी वस्तुएं हैं, लाइक जैसे यहाँ पर मान लो कोई व्यक्ति है, सपोज करो यहाँ पर कोई एक ट्री है, कोई एक पेड़ है, इसके आसपास ये कुछ चीज़ें हैं। अगर यह वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की तुलना में अपनी स्थिति को बदलती है, मतलब अभी ये यहाँ थी और थोड़े समय बाद अगर ये यहाँ चली गई तो इसके पेड़ की तुलना में इसकी स्थिति बदल गई, इस व्यक्ति की तुलना में इसकी स्थिति बदल गई। तो अगर आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ तो वह वस्तु गति में कही जाएगी, मोशन में कही जाएगी। और अगर इस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होता, अभी भी इतनी ही दूरी पे होता और इससे इतनी ही दूरी पे कोई चेंज नहीं है आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष, तो यह वस्तु विराम में कही जाती। इंग्लिश में इसको रेस्ट कहा जाता है, रेस्ट में कही जाती। सिंपल डेफिनेशन ये आपको ध्यान रखना। तुलनात्मक अध्ययन है, आसपास की चीजों के सापेक्ष अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ तो वो गति में है और परिवर्तन नहीं हुआ तो वह विराम या फिर रेस्ट में है। अब एक एक चीज को एक एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को थोड़ा और क्लियर करता हूं, क्योंकि गति चैप्टर देखो बेटा, ये तुमको 9th में पढ़ोगे ना तो ये तुमको 10th में तो दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि 10th में मोशन आपको नहीं पढ़ना है भाई। 9th का अलग सिलेबस, 10th का अलग सिलेबस। लेकिन जैसे ही 11th में जाओगे वापस से इस मोशन से पाला पड़ेगा। और बेसिक, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप आगे बहुत दिक्कत में पड़ने वाले हो आपको चीज़ें समझ में। इसलिए गति के कॉन्सेप्ट को समझ लो पहले। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, बच्चे IITs के लिए जाते हैं, वो आजकल नीट का पेपर हो रहा है, नीट के लिए जाते हैं और तमाम बड़े बड़े एग्जाम्स में जब जाते हैं, वहाँ पर जब यह गति के सवाल आते हैं और ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो उन सवालों में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। इसलिए कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा इस चीज़ को समझना, तो फिर आगे फिर इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। देखो जैसे एक एग्जाम्पल यही वाला ले लो। अब इस साइकिल वाले के साथ क्या हो रहा है, ये साइकिल वाला जब साइकिल चला रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये साइकिल चला रहा है यानी ये गति कर रहा है। गति क्यों कर रहा है? क्योंकि आसपास ये रोड, ये जो लाइट्स लगी हैं, इनके रिस्पेक्ट में इसकी स्थिति लगातार बदल रही है। ये आगे की तरफ जा रहा है तो आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष इसकी स्थिति बदली तो ये लोगों को गति में नजर आएगा। लेकिन साथ ही साथ बेटा क्या हो रहा है, जब ये रोड को देखता है ना तो इस व्यक्ति के, ये जो व्यक्ति है इसके रिस्पेक्ट में ये रोड की भी स्थिति लगातार बदल रही है, लगातार रोड की स्थिति, लोकेशन जो है वो चेंज हो रही है। तो इसको यह रोड भी गति करता हुआ दिखाई देगा। अगर ये अपने अगल बगल इस लाइट्स को देखेगा, अगर ये आगे की तरफ जा रहा है ना तो ये लाइट्स पीछे की तरफ जाती हुई इसको महसूस होंगी, क्योंकि इसकी स्थिति लगातार बदलेगी। ये पोल के और पास आएगा, फिर एक बार क्रॉस करके आगे भी चला जाएगा। तो इस पोल की भी स्थिति बदल रही है, इसलिए यह पोल भी इस व्यक्ति के सापेक्ष किसमें कहा जाएगा, गति में कहा जाएगा। और इसीलिए यह पोल, ये रोड और आसपास की चीज़ें पीछे की तरफ भागती हुई तुम्हें दिखाई देती हैं। बेसिकली जब बाइक से जाते हो तुम देखोगे डिवाइडर्स वगैरह रोड पे होते हैं, वो पीछे की तरफ, मकान दुकान जो भी होती है पीछे की तरफ भागती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि तुम्हारे रेस्पेक्ट में वो भी किस में आ गई बेटा, गति में आ गई। ठीक है, एक अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एक और कंफ्यूजन होता है, जैसे 2 ट्रेनें हैं, ट्रेन नंबर 1, ट्रेन नंबर 2। अब ये 2 ट्रेनें हैं, इसमें देखो ये एक लड़का है, इसका नाम कुछ भी ले लेते हैं, XYZ कुछ भी, चलो एक अच्छा सा नाम कोई बताओ, अच्छा सा, चलो चंगू नाम ले लिया, अच्छा सा तो नहीं है पर ले लिया, और चंगू। और इसकी ये पड़ोसी है, इसका नाम है मंगू। मंगू लड़की जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन मान लो ये बाल मैंने बना दिए तो लड़की ही मान लो, ये मंगू है। अब ये चंगू जो है ट्रेन से कहीं जा रहा था, सेम प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल सेम ऐसे एक बगल में और पटरी थी, उस पर मंगू की ट्रेन खड़ी थी और ये भी कहीं जा रही थी। अब अचानक क्या हुआ बेटा, ये दोनों ट्रेनें फिलहाल रेस्ट में थी, रुकी हुई थी, रेस्ट में थी, दोनों ट्रेनें रुकी हुई थी। अब चंगू ने मंगू को देखा और मंगू ने चंगू को देखा।
अचानक ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे। चंगू सोच रहा है अरे मंगू कहाँ जा रही है, मंगू सोच रही है कि अरे चंगू कहाँ जा रहा है। ये दोनों एक दूसरे पे नजरें गड़ाए हैं। फिर इतने में क्या हुआ कि दोनों ट्रेनें सेम टाइम पे सेम स्पीड, मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड ये और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड ये, दोनों चालू हो गई और दोनों ट्रेनें आगे की तरफ गति करने लगी, मोशन में आ गई। ठीक है, अब हो ये रहा है कि ट्रेनें बहुत लंबी लंबी होती हैं, बहुत लंबी लंबी। जब खिड़की से कोई व्यक्ति बाहर की ओर देखता है या ये मंगू भी देखेगी तो इसको ट्रेन का कुछ हिस्सा और चंगू दिखाई देगा और इसको ट्रेन का कुछ हिस्सा और मंगू दिखाई देगी। लेकिन कल्पना करना, ये दोनों ट्रेनें जब सेम स्पीड से एक साथ दोनों जब आगे बढ़ेंगी तो होगा ये कि चंगू लगातार मंगू को और उन्हीं ट्रेन के कुछ हिस्सों को देख पाएगा, क्योंकि सेम स्पीड से सेम सीधी पटरी थी, वो ट्रेन आगे की तरफ बढ़ गई और अब आगे की तरफ बढ़ती जा रही है लगातार। मंगू भी लगातार चंगू को देख रही है और वो पता नहीं चल रहा, इन दोनों को ऐसा लगेगा, चंगू को लगेगा कि मंगू की ट्रेन जो है वो अभी भी रेस्ट में है और मंगू को लगेगा कि चंगू की ट्रेन अभी भी रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि इसको ये पीछे की तरफ देख नहीं रहा है और आगे जितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसको वो चीज़ें बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। कोई भी परिवर्तन चंगू को महसूस नहीं हो रहा है और कोई भी परिवर्तन मंगू को भी महसूस नहीं हो रहा है। इसलिए इस कंडीशन में दोनों को ये ट्रेनें रेस्ट में लगेंगी, जबकि हकीकत में जो लोग बाहर खड़े होंगे प्लेटफॉर्म्स पे उनको पता है कि ट्रेन नंबर 2 भी जा रही है और ट्रेन नंबर 1 भी आगे की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि इनके रिस्पेक्ट में लगातार इस ट्रेन की लोकेशन बदल रही होगी, परिवर्तन हो रहा होगा उसकी स्थिति में और इन लोगों के भी रिस्पेक्ट में लगातार उस ट्रेन की स्थिति में परिवर्तन हो रहा होगा। जबकि क्या हुआ, चंगू के रिस्पेक्ट में मंगू, ये ट्रेन का कुछ हिस्सा और मंगू दिख रही होगी और वो लगातार एक ही चीज़ देख रहा है तो उसे गति का एहसास नहीं होगा। और कई बार ये भी हुआ है लोगों के साथ। और जब तुम ट्रेन में यात्रा करना, एक और कन्फ्यूज़न कई बार होता है क्योंकि पटरियों पे और कुछ दिखाई नहीं देता है, बस बगल वाली ट्रेन दिखाई देती है। कई बार तो ट्रेनें एकदम चपक के खड़ी होती हैं 2 प्लेटफॉर्म्स पे और तुम जब खिड़की से देखते हो तो 1-2 खिड़कियां नजर आती हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उस केस में कई बार क्या होता है, बगल वाले की ट्रेन चल रही होती है और तुम खुश होते हो, मंगू उछल पड़ती है कि अरे मेरी चल गई। थोड़ी देर बाद मंगू देखती है कि सामने ये ट्रेन तो आगे की तरफ चली गई, ये एरिया खाली हुआ, यहाँ प्लेटफॉर्म्स पे लोगों को देखा, तो मंगू कहती है ओहो बगल वाली गई है, मेरी तो यहीं पे है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये कन्फ्यूजन्स इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि जब हमें आसपास की वस्तुओं में परिवर्तन दिखेगा तभी गति का एहसास होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। थोड़ा सा और एक और एग्जाम्पल लेके, जो धरती पृथ्वी वाला एग्जाम्पल है उसको मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वो समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है। देखो ये एक्चुअली हमें अर्थ की जो मोशन है वो पता क्यों नहीं चलते हैं। देखो इस फिगर को छोड़ो, एक मैं दूसरे हिसाब से तुम्हें इमेजिन कराता हूँ, कल्पना कराता हूँ। जैसे ये हमारी बड़ी सी धरती के ऊपर यहाँ पे जैसे तुम हो, यहाँ तुम्हारा घर है और यहाँ इस साइड में एक पेड़ है, ठीक है, और यहाँ तुम खड़े हो, ठीक है, एक आध पेड़ और है, यहाँ पे एक आध बिल्डिंग और बनी हुई है जो थोड़ी ऊंची हैं, जो यहाँ से दिखाई देती हैं। अब होता क्या है बेटा, बात को समझना, जरा लॉजिक को समझना। जब तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारी तुलना में इस मकान की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तुम्हारी तुलना में दूसरी मकान की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तुम्हारी तुलना में इस पेड़ की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब तुम्हारी तुलना में तुम्हारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, अगर तुम कमरे में बैठे हो तो कमरे का दरवाज़ा, खिड़की, जिस बेड पे बैठे हो उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में वो सारी चीज़ें रेस्ट में हैं, विराम में हैं, उनमें कोई गति नहीं है। जबकि अगर अर्थ के बाहर, जैसे यहाँ पे सपोज करो सन था और सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगा रही है, तो इस सन के रिस्पेक्ट में और बाकी प्लैनेट्स, बाकी ग्रह या आकाशीय पिंड और जो हैं उनके रिस्पेक्ट में ये अर्थ, हमारी अर्थ और हम सभी बहुत तेज़ी से लगातार गति कर रहे हैं, क्योंकि इनकी तुलना में हम सबकी स्थिति एक साथ लगातार बदल रही है। तो हम लोग उनकी तुलना में हमेशा ऑलवेज गति में हैं, मोशन में हैं। लेकिन अगर हम खुद की रिस्पेक्ट में अपनी धरती से तुलना करें, तो अगर हम बैठे हुए हैं और हमारी धरती के आसपास की कोई भी चीज़ हमें बदलती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो हमारे रिस्पेक्ट में बेटा हमारी अर्थ रेस्ट में है। और अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग, या अर्थ के ऊपर जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में ये बिल्डिंग हमेशा यही है, इसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ये बिल्डिंग
रेस्ट में है। हम लोग मकान, दुकान, पेड़ पौधे सब लोग क्या हैं, रेस्ट में हैं। तो जब भी बेटा आपको बताया जाता है कि हमारी धरती गति करती है तो हमेशा याद रखो सूर्य और आकाशीय पिंडों की तुलना में गति करती है, लेकिन हमारी तुलना में जो हमारी पृथ्वी है वह गति नहीं करती है, वह रेस्ट में है। जब विराम में है तो तुम्हारा घर, मकान, दुकान, तुम्हारे सामने की पड़ी हुई हर चीज़ वहीं दिखाई देगी जहां उसको होना चाहिए। आई होप ये थोड़ा टिपिकल था लेकिन समझ आया होगा। ये मैंने इसीलिए उठाया था क्योंकि तुम देख रहे हो ये आकाश वगैरह है और ये मान लो ये टुकड़ा जो रोड का इतना टुकड़ा दिखाया है, ये मान लो कि ये पूरी पृथ्वी ऐसे एक गोल सी पूरी पृथ्वी हो, यहाँ पे ये रोड वगैरह का टुकड़ा हो तो इस पर साइकिल चल रही है तो यह साइकिल को चलाओ मत, खड़ी कर दो, साइकिल को थोड़ा अभी फिलहाल के लिए रेस्ट में कर दो। तो हो ये रहा है कि इन चीज हमारी अर्थ या ये रोड वगैरह के रिस्पेक्ट में ये साइकिल हमेशा वहीं है और साइकिल के रिस्पेक्ट में ये रोड हमेशा वहीं है, तो ये साइकिल रेस्ट में कहीं जाएगी। लेकिन अगर साइकिल का मूवमेंट हुआ, साइकिल इस रोड पे थोड़ा सा इसका अगर साइकिल के स्थिति में परिवर्तन हुआ तब जाके वह धरती के रिस्पेक्ट में गति में और उसके रिस्पेक्ट में धरती गति में कही जाएगी। लेकिन अगर कोई परिवर्तन नहीं है, रुका हुआ है, तो वह रुका हुआ रेस्ट में ही माना जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और अब ये गति, जो 2-3 बातें गति में आपको क्या क्या ध्यान रखनी थी, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ, कि क्या क्या याद रखना था। ठीक है, क्या क्या याद रखना था, उसके बाद हम लोग फिर डेफिनेशंस की तरफ पढ़ेंगे, परिभाषाओं की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि गति जो है वो एक तुलनात्मक अध्ययन है, हमेशा किसी न किसी के सापेक्ष, हमेशा एक रिलेटिव स्टडी है, हमेशा किसी न किसी के सापेक्ष देखी जाती है। और डेफिनेशन क्या है कि आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु गति में कही जाएगी, और यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है तो गति में नहीं कही जाएगी। आई होप कॉन्सेप्ट गति का समझ में आया होगा। बातों को आगे बढ़ाते हैं, डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। तो अब जो है डेफिनेशंस आ गई हैं आपके सामने। देखो सिंपल है, याद रखना है, सिंपल है, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। कह रहा है यहाँ पे, देखो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु विरामावस्था यानी कि रेस्ट में कहलाती है। एग्जाम्पल है मेज पर रखी वस्तु, मेज के रेस्पेक्ट में उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है तो वह विराम में है, लेकिन अगर परिवर्तन हुआ तो गति में। इसलिए डेफिनेशन कह रही है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो यह स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाती है। एग्जाम्पल्स के तौर पर सड़क पर वाहनों की गति, खेल के मैदान में खिलाड़ियों की गति, आकाशीय पिंडों की सूर्य के सापेक्ष गति आदि। बात समझ गए। और हाँ, ये जो ट्रेन वाला मैंने एग्जाम्पल बताया है ना, ये तो चलो ट्रेन के साथ हो रहा है। फ्लाइट में कभी ट्रेवल करोगे ना, एरोप्लेन में जब कभी आप फ्लाइट लोगे ना, फ्लाइट से जब आप आसमान में उड़ोगे तो जब बहुत ऊपर जाते हो ना, आसपास के सभी बादल एक जैसे होते हैं और फ्लाइट यहाँ पे अगर उड़ रही होती है ना तो आपको चारों तरफ वही सफ़ेद बादल, और जहाँ देखोगे विंडो से झांकोगे तो पूरा बादल बादल दिखाई देगा, आसपास पूरा बादल, कुछ भी और दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर भी ना आपको अपनी स्थिति में कोई भी परिवर्तन बेटा नज़र नहीं आता है। और कई बार आकाश में जब हम उड़ते हैं तो हमें फ्लाइट्स जो है वो हमको रेस्ट में महसूस होती है, जबकि नीचे से जब कोई उसी फ्लाइट को देखेगा तो वो 100, 200, 400, 500 किलोमीटर की स्पीड से भाग रही होती है। तो आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये रही डेफिनेशन। अब गति भी जो बेटा है वो कई प्रकार की होती है। गति जो है, पहले तो एक नोट पॉइंट जरूर दिमाग में रखो, चलो आगे पहले मैं दिखा देता हूँ। ये नोट पॉइंट आपको याद रखना है कि गति और विरामावस्था परस्पर आपेक्षिक यानी कि इंग्लिश में रिलेटिव हैं। एक ही वस्तु किसी प्रेक्षक के लिए विराम स्थिति में हो सकती है जबकि दूसरे प्रेक्षक के लिए गतिमान अवस्था में हो सकती है। ये बिल्कुल धरती की तरफ इशारा है कि आकाशीय पिंडों की तुलना में तो गति में है, लेकिन हमारी तुलना में बिल्कुल रेस्ट में है, हमारी तुलना में उसकी स्थिति में बदल नहीं है, तो वो रुकी हुई मानी जाएगी, और रुकी हुई इसीलिए हमें महसूस भी होती है। इसी को बेटा यही जो है गति की सापेक्षता या इंग्लिश में रिलेटिविटी कहलाती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है ना, जरा सा कमेंट में जाना और तारीफ कर देना कि हाँ सर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। और साथ में मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। 1K सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो गए हैं, बिल्कुल 1000 से ज़्यादा अब तो लोग हो गए हैं, तो ये सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, बहुत ही खुशी की बात है। और आप सभी को बहुत ही ज़्यादा थैंक यू जिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास बनाया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है,
चलिए तो आगे चलते हैं, ये तो बात खत्म हो गई। अच्छा, गति की बात से मैं एक चीज़ सुनाता हूँ तुम्हें, एक ऐसे जोक जैसा लगेगा, पर पता है एक दिन क्या हुआ, मैं ऑटो में आ रहा था, ठीक है, ऑटो समझते हो ना, टम्पू जिसको कहते हैं तुम्हारे यहाँ पे, हमारे यहाँ भी वही कहते हैं यार, ऑटो। तो ऑटो में आ रहा था, अब क्या हुआ, ऑटो वाला वो थोड़ा सा हिला हुआ था उसका दिमाग, या उसने नशे कर रखे थे, मुझे नहीं पता, पर वो ऑटो भाई साहब, गति पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे याद भी आ रहा है, वो बहुत तेज़ी से चला रहा था, और कई बार तो वो ऐसे नागिन डांस भी करा दे रहा था रोड पे, और साथ में उसमें बहुत तेज़ बज रहा था गाना ऐसा म्यूजिक दे रखा था उसने ना, और वो गाना इतना तेज़ बजा रहा था, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा लाउड था सॉन्ग, ठीक है। और सॉन्ग कौन सा था, वो सॉन्ग था मेरे ख्याल से इश्क में जब जी घबराया, है ना, जी घबराया, और जी घबराया वहाँ पे वो बजा रहा था, तुम कल्पना करके देखना। और वो ऑटो में ऐसे नागिन डांस करते हुए मैं जो बैठा हुआ हूँ ना, यहाँ मेरे अंदर भी जी घबरा रहा है, मैं भी कह रहा हूँ बेटा जी तो मेरा भी घबरा रहा है, लेकिन वो इश्क में नहीं घबरा रहा है, वो तो तुम्हारी स्पीड से घबरा रहा है, जैसा तू नागिन डांस करा रहा है, कहाँ टक्कर मारेगा। मैंने कहा भैया तू मुझे यहीं उतार दे, मेरा भी जी घबरा रहा है, गाना बंद कर ले और उतार दे, और मैं उतर गया। तो ये एक सजेशन भी है तुम्हारे लिए, कभी भाई रोड वोड पे कभी ट्रैवल कर रहे हो, ऐसे नालायक लोग मिल जाएं जो गाड़ी ठीक तरीके से नहीं ड्राइव कर रहे हैं, तो तुरंत या तो उनको बोल दो कि भैया ठीक से चला लो, या फिर जी घबराना वाला गाना बंद करा के तुरंत उतर जाना, ठीक है। आई होप कि सिचुएशन तुम्हें समझ में आई होगी। चलो ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब जरा सा बात कर लेते हैं गति के प्रकार की, टाइप्स ऑफ मोशन। कि गति भी कई तरह की होती है ना, तुम्हारे अंदर खून भी तो दौड़ रहा है, वो भी तो गति ही कर रहा है, तुम्हारी धड़कन उसे पंप करा रही है, वो भी तो एक तरह की गति है। बहुत सारी धरती की गति अभी मैंने तुम्हें समझाई, ट्रेन में जो गति हो रही है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि तुमने देखा होगा कोई चीज़ गोल गोल घूम रही होती है, नाच रही होती है, अलग अलग तरह की गतियाँ। तो जरा अलग अलग तरह की गतियों को देख लेते हैं भाई कि कौन कौन सी गति है। पहली जो गति है उसको नाम दिया गया सरल रेखीय तथा अस्थानांतरीय गति। इंग्लिश पकड़ के चलना, सरल रेखीय गति को इंग्लिश में रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, और अस्थानांतरीय गति को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। सिंपल है, देखो सरल रेखीय गति की डिफिनीशन मैं बता दे रहा हूँ कि अगर एक कोई पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल, और यह एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, तो इसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। पार्टिकल मतलब कण, ठीक है, सरल रेखीय गति कहते हैं। लेकिन अगर कोई एक वस्तु है, बस हो गया, ट्रेन हो गई, और ये बिल्कुल एक सीधी रेखा में गति करती है, तो इसकी गति को ट्रांसलेटरी मोशन या फिर अस्थानांतरीय गति कहते हैं। सिंपल है, डेफिनेशन पढ़ लो। जब कोई कण सरल रेखा में गति करता है तो यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है, और जब कोई एक वस्तु, ये छोटा सा कण की बात नहीं हो रही है, एक बड़ी सी वस्तु की बात हो रही है, जब एक वस्तु सीधी रेखा में गतिमान होती है तो उसकी गति अस्थानांतरीय गति कहलाती है, ठीक है। और एग्जाम्पल के तो कण वाली गति तो मैंने यहाँ पे बताई दी आपको, और अस्थानांतरी का एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल के तौर पे क्षैतिज सतह पर लुढ़कती हुई गेंद, अगर एक बिल्कुल सीधा ट्रैक है और इस पर कोई बॉल है, लुढ़क रही है, लुढ़कते लुढ़कते आगे की तरफ जा रही है, तो इसकी गति अस्थानांतरीय गति ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी। या हाथ से गिरता हुआ पत्थर, अगर कोई एक व्यक्ति है जिसने हाथ में यहाँ पे पत्थर ले रखा है, इसको छोड़ दिया, ये नीचे बिल्कुल गिरेगा सीधी रेखा में, तो कौन सी गति होगी? अस्थानांतरीय गति होगी। आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं फटाफट से। अब दूसरी गति जो है वो है वृत्ताकार तथा घूर्णन गति। दो तरह की गतियां, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन हमको पढ़ना है। तो जरा ध्यान से समझ लेना कि अगर कोई एक छोटा सा कण वृत्तीय पथ पर अगर गति कर रहा है, चक्कर काट रहा है, छोटा सा कण है, छोटा सा, अरे भैया एक काम करो, एक ले लो तुम पत्थर छोटा सा, इसको रस्सी में बांधो और यहाँ तुम इसको अपने हाथ में पकड़ के खड़े हो जाओ, ठीक है, अपने हाथ में पकड़ के खड़े हो जाओ और इसको ऐसे ऐसे नचाओ, तो वो कौन सी गति होगी? वो जो छोटा सा पत्थर जो है वो छोटा सा है बिल्कुल, तो एक कण की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसकी गति जो है वो वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर मोशन कहलाएगी, ठीक है। तो इसीलिए कहता है कि जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है, जैसे कि धागे से बांधे पत्थर को घुमाना। और अगर हम बात करें घूर्णन गति की, तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक वस्तु है और ये एक वृत्तीय पथ पर, अगर एक वस्तु लगातार वृत्तीय पथ पर चक्कर काट रही है, घूम रही है, एक सर्कुलर मैदान है, इसमें कोई गाड़ी है, तुमने छोड़ दी, ये लगातार गोल 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 चक्कर काट रही है, तो इसकी गति जो है वह क्या कहलाएगी? सॉरी, थोड़ा सा ध्यान देना है ना, थोड़ा सा ध्यान देना। ये भी वृत्तीय गति है, ये जो मैंने बताया ये भी कौन सी गति है? ये वृत्तीय गति है। लेकिन अगर घूर्णन की बात करें, घूर्णन गति में
घूर्णन गति में एक स्पेशल चीज़ ये है, पढ़ के देख लो पहले क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के परितः, देखिए पॉइंट की बात, स्थिर अक्ष यानी कि ये जो अक्ष है, ये जो जगह है, ये बिल्कुल बदल नहीं रही है, इसके सापेक्ष, इसके परितः अगर लगातार गति करती है, इसी के सापेक्ष अगर लगातार गोल 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 घूमती है, वो कह रहा है कि इस प्रकार गति करती है कि वस्तु का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर गति करता है एवं समस्त वृत्तीय पथों का केंद्र उसके अक्ष पर होता है, तो वस्तु की गति घूर्णन गति कहलाती है। समझाने के लिए एग्जाम्पल दे देता हूँ, गोल घूमता हुआ लट्टू। लट्टू तो बचपन में तुमने बहुत नचाए होंगे, देखा होगा ना, ऐसी पतली सी कील होती है और कुछ इस आकार का, अरे ऐसा तो नहीं होता है खैर, और इसके ऊपर एक चोंच लगी होती है, इसमें रस्सी करके इस पे लपेट के जब नचाते हो ये धरती पे, देख रहे हो, ये इसका अक्ष हो गया इस बिंदु के सापेक्ष, और इसका एक कोई भी बिंदु पकड़ लो, वो इस अक्ष के सापेक्ष लगातार वृत्तीय गति कर रहा है, लगातार वृत्तीय गति कर रहा है। तो इस तरह से जो कह सकते हो कि नाचने को, इस तरह से घूमने को कह सकते हो, अच्छी भाषा में घूर्णन गति या फिर इंग्लिश में रोटेटरी मोशन, इंग्लिश में रोटेटरी मोशन। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं फटाफट। आगे जो है तीसरी गति जो है वो है दोलन या फिर काल्पनिक गति। दोलन को इंग्लिश में ऑसिलेटरी मोशन और काल्पनिक गति को वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है। दोलन गति डेफिनेशन देख लो, फिर तुम्हें समझाता हूँ, बहुत ईजी है। कह रहा है जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर अपनी गति को बार बार दोहराती है तो यह गति दोलन गति कहलाती है। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति तुमने देखा होगा, ये जो जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे ये घड़ी में क्या होता है, ऐसे एक बीच में एक जगह पे ऐसे कील होती है, उसमें ये पेंडुलम लटका होता है और ये लगातार ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे लगातार ये ऐसे 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 चक्कर काट रहा होता है। इसकी गति को कौन सी गति कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। दोलन गति इसी, देखो अगर इस पॉइंट को फिक्स कर दो ना, यहाँ नीचे इस पॉइंट को, इस बिंदु के सापेक्ष ये आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, तो बार बार एक बिंदु की तुलना में बार बार एक बिंदु के रिस्पेक्ट में ये बार बार अपनी गति को दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है, तो कौन सी गति है? दोलन गति है। अभी बीच में नागपंचमी गया है, नागपंचमी में बहुत सारे लोग वो झूला डाल के, और झूला ऐसा वाला झूला झूलते हैं जिसको अरे देखा होगा ना, नीम के पेड़ में और तमाम पेड़ों में या फिर स्कूल वगैरह में भी झूला लगा होता है, ऐसे 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 लगातार मूव करता है। वो झूला देखोगे तो बीच में एक पॉइंट फिक्स कर दो, उस बिंदु के सापेक्ष बार बार अपनी गति को दोहरा रहा है, उसी रास्ते से जा रहा आ रहा, जा रहा आ रहा, जा रहा, तो वो जो झूला झूलते हैं वो भी कौन सी गति कहलाती है? दोलन गति कहलाती है। और देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक गया है ना, ये जो दूरी तय किया है ना, इसी को आयाम कहा जाता है, आयाम कहा जाता है। और जब ये आयाम कम हो जाता है, मतलब कि यह जो जैसे एक यहाँ पे कोई चीज़ लटकी हुई है और ये तो आयाम छोटा हो गया और इतनी दूरी में ही जल्दी अपनी गति को रिपीट कर रहा है ना, तो इसी गति को काल्पनिक गति या फिर वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बताऊं, गिटार तुमने देखा ही होगा, अरिजीत सिंह को बजाते हुए, बहुत सारे लोग गिटार बजाते हैं। गिटार के अंदर जो उसका तार होता है ना, उसको जब बजाते हैं तो वो तार लगातार ऐसे 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 कंपन करता है, बहुत ही उसका आयाम छोटा होता है और वो लगातार हिलता रहता है। उस कंपन को ही क्या कहते हैं? काल्पनिक गति कहते हैं। इजी है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत आसानी से, आई होप कि समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि हाँ गुरुजी समझ में आ गया। और अगर एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो, कहता है कि दोलन करने वाली वस्तु का इसकी माध्य स्थिति की ओर अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। अभी समझाया, यदि आयाम कम है तो उसकी गति काल्पनिक गति कहलाती है। गिटार के तार का कंपन, या फिर तुमने स्प्रिंग देखा है? स्प्रिंग देखा होगा सबने। वो जो स्प्रिंग है, कभी उसको दबा के छोड़ दो, या उसको ऐसे 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 वाला स्प्रिंग होता है ना, दबा के छोड़ दो तो वो लगातार ऐसे 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 कंपन करता है। या कभी ना लोहा हो, उस पर क्या हो, ऐसे रखा हो, उस पर तुमने हथौड़ी मार दिया तो वो लोहा भी ना कंपन करता, कांपता है, उसके भी पार्टिकल ऐसे 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 हिलते हैं, अंदर हिलते हैं, तो उसकी गति को क्या कहेंगे? काल्पनिक गति कहते हैं। तो अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो आपको क्या करना है? कमेंट में लिखना है कि गुरुजी समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। और साथ में जब आपको समझ में आ गया होगा तो ये जो गति वाला चैप्टर है ना, बड़ा मज़ेदार है। आगे इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, ग्राफ की मदद से भी गति को समझना है, और इसमें वेग भी, चाल भी, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो अगर आगे पढ़ना होगा तो कमेंट में बताना कि हाँ हमको समझ में आया है, और ऐसे ही मुझे आगे भी ये चैप्टर पढ़ के ख़त्म करना है, तो मैं आगे वाली वीडियो आपको बना के
लगा दूंगा और वहाँ से आप आके पढ़ लेना, ठीक है। एक बार कमेंट जरूर करिएगा। और 1K सब्सक्राइबर की बहुत खुशी है मुझे। एक बार फिर से जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे व्यूवर हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। आज मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। थैंक यू।